ट्रांजिटिव रिलेशन में आप नोट करेंगे द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए the relation capital R defined on a set A is said to be transitive if xy belongs to R, comma yz belongs to R, implies that xz belongs to R. ये चीज अगर मिल जाती है तो मैं ये कहूंगा कि ट्रांजिटिव है। मतलब क्या होगा, हम इसमें ये देखेंगे कि x और y में कोई रिलेशन है। फॉर एग्जांपल x और y भाई भाई है ना। हमने कहा y और z में एक रिलेशन है, y और z ये दोनों भी भाई भाई हैं, तो इसका मतलब x और z भी भाई भाई हो जाएंगे। x y का भाई है, y z का भाई है, तो इसका मतलब x और z भी भाई भाई होगा। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। तो x z और ये आपका r। अच्छा, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ लिखा है अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए ना, अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए, अगर मान लीजिए सेट में ए में ये बोल दिया जाता है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल मेल पर्सन्स, ठीक है। अगर ये बोल दिया जाए तब तो मैं बोलूंगा कि एक्स और जेड भाई भाई हैं। हमने ये बोला कि एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, ठीक है, वाई जेड का भाई है। तो हमने ये बोला कि अगर भाई भाई वाला रिलेशन है, कैपिटल ए अगर है, कैपिटल ए को हमने ऑल मेल पर्सन्स बोला, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और जेड दोनों भाई भाई होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ए में ये आ जाता है कि यहाँ पर ए इज द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, बस अगर ये बोल दिया जाए ए इज द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, एक क्वेश्चन आएगा अभी ऐसा भी, ये भी करवाऊंगा मैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्स वाई वाई जेड ये दे रखा है, तो वहां पर एक कंडीशन ये भी बन जाता है कि भाई वो उसकी सिस्टम भी हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक रिलेशन डिफाइन करेंगे आपको कि वो रिलेशन आगे से मतलब पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट की तरफ वाला रिलेशन, ठीक है। तो उसमें मेरे को ये चीज देखनी होगी कि मेरे को कैपिटल ए सेट क्या दे रखा है। तो यहाँ पर कैपिटल ए सेट का भी जानना बहुत जरूरी है। मैं उस क्वेश्चन पर जब आऊंगा तब डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, इन दोनों के होने के साथ साथ x z भी आपस में रिलेटेड हो, तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए कहीं पर आप देखें 1 2 है और 1 3 है, सॉरी 2 3 है, 1 2 2 3, तो इसके साथ साथ अगर 1 3 भी है, अगर 1 3 भी है तो मैं ये कहूँगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। मतलब 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो कुल मिलाकर 1 3 से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो मैं कहूँगा ट्रांजिटिव। कोई भी सेट अगर मुझे ऐसा मिलता है जिसमें हम ये कहें कि हाँ वो सेट, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो मैं ऐसे रिलेशन को बोल देता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, उसकी इसलिए मैं अलग से कोई डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ। A relation which is reflexive as well as symmetric as well as transitive is called a equivalence relation. हाँ जी बताइए। सर एक ऐसा क्वेश्चन था कि हमें एक सेट दे रखा है और फिर पूछा है कि उसमें बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो सर ठीक है, उसमें का कुछ फॉर्मूला होता है? हाँ वही बनेगा आपका 2 की पावर m इंटू एम। m क्या होगा, 2 की पावर m इंटू एम क्या होगा, m होगा वहां पर सेट a में, मतलब जैसे यहाँ पर तो a दे रखा है, कई बार रिलेशन डिफाइंड होता है a से b तक, a से b तक, तो सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं वो तो हो गया m, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो हो गया n, तो 2 की पावर m इंटू एन उसका एक फॉर्मूला होता है बस ये।
सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स में ना क्या आ जाएगा, आप ये समझ लो कि सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर का आप ये समझ लो पावर सेट निकालना है। पावर सेट का मतलब समझ रहे हो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स जिसमें सारे सबसेट्स शामिल हैं। मैं अभी क्वेश्चंस पर आता हूँ ना तो क्लियर होगी चीज, ठीक है। ओके के बाद उन्होंने फंक्शन की एक्सप्लेन कराया। चलो जी, फंक्शंस भी नोट करिए फिर फटाफट से ना। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ। जैसे हमने ये कहा कि एक सेट ये है, ए, एक सेट ये है, बी। तो इसमें हो गया 1 2 3 4। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। रिलेशन कैपिटल आर is defined as a relation capital R is defined as R is equal to x comma y such that y is equal to 2x comma x belonging to capital A and y belonging to capital B, ठीक है। ये रिलेशन मेरे को दे रखा है। यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन हमेशा x comma y की फॉर्म में होगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। पेयर मतलब वहां पर दो एलिमेंट होंगे ही होंगे, पेयर मतलब दो एलिमेंट। अच्छा, y is equal to 2x दे रखा है। y is equal to 2x का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज लेकर चलेंगे। x की पहली वैल्यू बनेगी 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 into 1 यानी कि 2। तो x अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। तो ये इस तरह से रिलेट करेगा, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। फिर मैंने कहा कि x की अगली वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 4 से रिलेटेड होगा इस तरह से। फिर मैंने बोला कि x की अगली वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 जा 6, x की अगली वैल्यू क्या है 4, तो 2 4 जा 8। ये हो गया। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन, मैंने ये आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए, हालांकि 11th में आप ये कर चुके होंगे, ये रिकॉल कराने के लिए एक बार ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम यहाँ पर बोलेंगे डोमेन, या पहले रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन आर इज इक्वल टू, ये जो स्टेटमेंट लिखी रहती है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक। नोट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये कोई चीज पूछी नहीं जाती है, रिकॉल कराने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई रिलेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, और अगर नंबर्स की फॉर्म में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टर फॉर्म, ठीक। तो 1 इज रिलेटेड टू 2 यानी कि 1 कॉमा 2, पहला ऑर्डर पेयर। 2 इज रिलेटेड टू 4 यानी कि दूसरा ऑर्डर पेयर। 3 is related to 6 यानी कि 3,6 and 4 is related to 8 यानी कि 4,8। अब देखिएगा, सेट ए एक अलग सेट है, अलग सेट है, सेट बी पूरी तरह से अलग है। आपस में अभी कोई रिलेशन है या नहीं मैं नहीं जानता, ठीक है। हम ये कहेंगे कि लेकिन जब रिलेशन हो गया, दोनों में एक रिलेशन दे रखा है, उसके हिसाब से मैंने कैपिटल आर को लिख लिया यहाँ पर। तो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट उससे रिलेटेड है, चारों एलिमेंट से रिलेटेड है। तो मैं ही कहूंगा कि डोमेन क्या हो गया, चारों रिलेटेड है ना, तो डोमेन हो गया 1 2 3 4। फिर बात करते हैं बेटा रेंज की। तो जो ये सेट बी है, इस सेट बी के कितने एलिमेंट्स हैं जो रिलेटेड है, 4, 2 4 6 8। तो रेंज हो गया 2 4 6 8। लेकिन एक तीसरा टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है
ये जो सेकंड वाला सेट है ना, इस पूरे सेट को कोडोमेन बोल देते हैं, चाहे वो कोई रिलेटेड हो चाहे ना हो, चाहे खाली पड़ा रहे सारा, उसको पूरे को कोडोमेन बोल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा का पूरा हमारा कोडोमेन हो गया। मेरी बात समझ गए? तो ये दूर का है पास का, इसमें से तो कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, इसमें से इधर वाले पे पूरे पे भाप चल रही है। तो ये मास्क का यही दिक्कत है। हाँ तो ये दूर का है या पास का है? से दूर का है, तो वैसे मुझे दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तो बार बार इधर देख रहा हूँ, तुम्हें देख कर मुझे हंसी आ रही है, वो पूरा ऐसा हो रखा है, एक तरफ सिर्फ वहां पे पहली बार में चश्मा लगा रही मास्क के साथ, इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा हो गया कोडोमेन। ठीक है, अब ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन तीनों चीजों को सबको क्लियर है ना, ये तीनों क्या होते हैं? ठीक है, अब इनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन नोट करें। फंक्शन की मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, फंक्शन में बस एक चीज याद रखिएगा कि जैसे यहाँ के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है ना, यहाँ के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी के साथ रिलेटेड है। अगर इधर का एक भी एलिमेंट खाली छूट गया ना, अगर इधर का एक भी एलिमेंट खाली छूट गया तो फिर वो फंक्शन ही नहीं, समझ गए? मतलब ये जो हमारा सेट ए है, सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब मैं फंक्शंस की बात करता हूँ, रिलेशन की बात करूंगा बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ तीन रिलेशन याद रखने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर वो इक्विवेलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैं फंक्शंस पर आता हूँ तो मुझे ये देखना है कि इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं प्री इमेज, और सेकंड वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं इमेज। कौन कौन से? जो इसमें आ रखे हैं। तो जैसे 1 क्या है, ये 2 की प्री इमेज है, और 2 क्या है, ये 1 की इमेज है। ठीक है, 2 क्या है, ये 4 की प्री इमेज है, और 4 क्या है, ये 2 की इमेज है। तो इधर जो भी एलिमेंट्स रिलेटेड है ना, वो कहलाएंगे प्री इमेज, और इधर जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड है वो सारे के सारे कहलाएंगे इमेज, प्री इमेज और इमेज। तो फंक्शन में आप लिखिएगा, एक होता है वन वन फंक्शन, वन वन को हम बोल देते हैं, वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिविटी, मतलब इंजेक्शन। वन वन फंक्शन और फंक्शन f is said to be one one. A function f is said to be one one function if the images of distinct elements, if the images of distinct elements of f, distinct elements of x, if the images of distinct elements of x under f are distinct. एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मान लीजिए ये हमारे पास सेट x है, कैपिटल X, और ये सेट कैपिटल Y है। इधर लिखा हुआ है ए बी सी डी, और इधर है ई एफ जी एच। तो A is related to E, B is related to F, C is related to G, and D is related to H. तो F such that x to y, फंक्शन लिखने का ये तरीका होता है, F such that x to y, मतलब ये जो है यहाँ से मेरा, यहाँ से सारी x वाले सेट में से निकल के आएंगी सारी इमेजेस, और y वाले सेट में से निकल कर आएंगी सारी इमेजेस। F x to y is a one function
वन वन फंक्शन। ठीक, कोई भी फंक्शन करते टाइम हमेशा ये याद रखना है कि कई बार एग्जामिनर बड़ा स्मार्टली खेलता है, वो आपको क्या करेगा, कोई एक एलिमेंट यहाँ का छोड़ देगा खाली, और आप लगे पड़े हो वन वन और मैनी वन डिफाइन करने में। सीधा याद रखिएगा, यहाँ का एक भी एलिमेंट अगर छूट गया, यहाँ का एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, मैं पहले ये लिखवा दूँ, उसके बाद मैं एक ना यूनिक डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको फंक्शन की, ताकि उससे दिक्कत ना हो आपको कभी। ये फंक्शन हो गया वन वन के बाद में मैनी वन जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पर एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेट करेगा, और मैनी वन में क्या है, मैनी वन में दो एलिमेंट एक के साथ रिलेट कर सकते हैं। मैनी वन फंक्शन लिखिएगा, फंक्शन f x to y is said to be many one if the images of distinct elements of x under f are not distinct. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। यहाँ पर A जो है वो G से रिलेटेड है, B भी G से रिलेटेड है, C H से रिलेटेड है, D I से रिलेटेड है, E J से रिलेटेड है, और F भी J से रिलेटेड है। ठीक है, और ये वाला जो पूरा सेट है इधर वाला, इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया y। मैं दोबारा ये देखूंगा कभी भी फंक्शन बताने से पहले मैं सबसे पहले ये देखूंगा इधर का कोई एलिमेंट छूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, सारे के सारे किसी न किसी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब उसके बाद वन वन देखेंगे या मैनी वन देखेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। वन वन का मतलब एक एलिमेंट एक से रिलेट होगा, और मैनी वन का मतलब क्या है, मैनी आर रिलेटेड टू वन। दो भी एक से रिलेट हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, 10 भी एक से रिलेट हो सकते हैं, तो इसको कहेंगे मैनी वन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये वाला जो फंक्शन है f x to y is a many one function। many one function। ठीक है, याद रखिएगा वन वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोल देते हैं, इंजेक्शन। और ये जो वन वन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है इसको बोल देते हैं इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी ये याद कर पा रहे होंगे, याद होगा आप सबको। बताइए, क्लियर है ये चीज, यहाँ तक क्लियर है दोनों वाले तीन? सर वो इनटू और टू वाले कौन हाँ से बस अगले दो वही बच रहे हैं, टू और टू। क्लियर है? आकृति, मुस्कान, नैना, शिवांगी? यस सर ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखिएगा, अगला जो दो टाइप और बचती है वो है ऑन टू और इन टू। ऑन टू को बोलते हैं सबजेक्शन। ऑन टू का मतलब ये है कि अगर एक भी एलिमेंट जो है ना,
अगर एक भी एलिमेंट जो इधर वाला है, इधर वाला अगर एक भी एलिमेंट छूट जाए तो मैं उसको ऑन टू बोलता हूँ, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट ना छूटे तो मैं उसको on to बोलता हूँ। सीधी भाषा में तो ऐसे है। बाकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन इस वजह से लिखवा रहा हूँ, एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा चुकी है लास्ट में, इसलिए। तो इसमें है a function f x to y is said to be an onto function. A function f x to y is a function f x to y is said to be an onto function. Function f x to y is said to be an onto function if every element of y is image of, if every element of y is image of some element of x, image of some element of x under f, अंडर f मतलब फंक्शन में अंडर f। अब देखिएगा इसको भी ना एग्जांपल से, कोई भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये एरो डायग्राम बनाकर एग्जांपल से जरूर समझाना उसको, ठीक है। ए बी सी डी, ई एफ जी, ए ई से रिलेटेड है, बी भी ई से रिलेटेड है, सी एफ से रिलेटेड है और डी जी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा जब भी मैं ऑन टू और इनटू की बात करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, मैं उसमें एक्स वाले एलिमेंट्स नहीं देख के चलता, मैं वाई वाले एलिमेंट्स देख कर चलूंगा कि वाई वाले एलिमेंट सबसे रिलेटेड है या नहीं। तो हम ये देखेंगे जैसे वाई वाले एलिमेंट्स, जैसे मान लो इधर ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट हो गया बेटा कैपिटल एक्स और ये वाला सेट हो गया कैपिटल वाई। तो इसमें आप ई देखिएगा, ई क्या है, इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो इमेज है। तो ये किसी ना किसी की इमेज जरूर होनी चाहिए, किसी ना किसी की इमेज जरूर होनी चाहिए, तो मतलब क्या है, इनका किसी ना किसी के साथ रिलेशन जरूर होना चाहिए। जैसे ई है तो ई का रिलेशन ए के साथ में भी है, बी के साथ में भी, ठीक है। एफ का रिलेशन सी के साथ में, जी का रिलेशन डी के साथ में, मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं ना, कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही। अब हम ये देखते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन अभी एक और देखी है यहाँ पर, कौन सी, एक तो वन वन और मैनी वन, ठीक है। तो वन वन और मैनी वन में से भी तो कुछ ही हो सकता है, तो वो दिखाई दे रहा है कि दो एलिमेंट्स जो है वो एक से जुड़े हुए हैं, एक से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैनी वन भी है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन और ऑन टू। फिलहाल मैं ऑन टू समझा रहा हूँ, इसको इसलिए ऑन टू लिख रहा हूँ, और ये ऑन टू का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे f x to y is an onto function, is an onto function। onto को क्या बोल देते हैं, सर्जेक्शन। हम ये भी कह सकते हैं कि f is a सर्जेक्शन, ये भी कह सकते हैं। फिर मैं इसका एक एग्जांपल और दूंगा अभी, इसी का, जैसे हमने onto का एक एग्जांपल लिया, ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, is an onto function और सर्जेक्शन। एक एग्जांपल और देखेंगे, उसमें मेरे पास सेट x है, इसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए a b c और d, और यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिए
E, F, G और H। तो A E से रिलेटेड है, B F से रिलेटेड है, C G से रिलेटेड है और D H से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी अगर मैं ऑन वन वन और ऑन टू, सॉरी वन वन और ऑन टू कह रहा हूँ, ऑन टू और इन टू की बात करूँ, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ये लेकर चलूंगा इधर वाला, तो जो y वाला सेट है, y वाला जो सेट है क्या उसके सारे एलिमेंट मतलब जितने भी इधर एलिमेंट है क्या हर कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड है, या ये किसी ना किसी की इमेज है, तो हम ये कहेंगे यस, तो ये फंक्शन कहलाएगा ऑन टू। दूसरा, मैं ये भी तो कहता हूँ कि ये वन वन है, ये वन वन भी तो होगा, तो हम ये कहेंगे कि दिस फंक्शन इज वन वन। अच्छा, फंक्शन जो होता है जैसे एफ है तो उसको ना ए, ये वाला सेट और ये वाला सेट इसके बीच में लिख देते हैं, ऐसे स्मॉल लिखने का तरीका है बस। दिस फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्शन। याद रखना, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन वो वन वन भी होगा और साथ में ऑन टू भी होगा, ना ना, सबजेक्शन का मतलब तो ये है कि वो ऑन टू है, बस वो आपसे सिर्फ ये, अच्छा ये जो है क्या ये सबजेक्शन भी है, हम ये कहेंगे हाँ ये सबजेक्शन भी है। ठीक है, सबजेक्शन के साथ साथ ये बाइजेक्शन भी है क्योंकि ये वन वन भी है ये फंक्शन। कई बार क्या होता है, देखिए दो तरीके की क्लासिफिकेशन है फंक्शंस में, एक तो वन वन और मैनी वन। ठीक है, वन वन वाले को हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, और मैनी वन वाले को क्या बोलेंगे, नॉट एन इंजेक्शन, या कुछ बोलना ही नहीं, उसको मैनी वन बोलना है बस, वन वन का उल्टा मैनी वन होता है, समझ गए ना। और दूसरा क्लासिफिकेशन ये होता है ऑन टू और इन टू। ऑन टू मुझे समझ में आ गया कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इनटू क्या होगा, इधर का कोई एक एलिमेंट भी छूट जाए तो इनटू, समझ गए ना। तो इनटू की कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं, वो किसी से समझ में आ जाता है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू। ठीक, लेकिन अगर कोई भी फंक्शन, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाए आप ये बताइए ये वाला फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस ये ऑन टू है। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि क्या ये बाइजेक्शन भी है, तो आप ये कहते हैं हाँ ये बाइजेक्शन भी है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी रिलेशन है, रिलेशन पर आ रहा हूँ मैं दोबारा, कोई भी रिलेशन है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है, हम चेक करेंगे वो ट्रांजिटिव है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि चेक अबाउट द ट्रांजिटिविटी ऑफ दिस रिलेशन, तो आप कहेंगे यस दिस इज ट्रांजिटिव, आप आगे बढ़ोगे ही, टाइम नहीं खराब करना उसमें। अगर वो आपसे कहें कि आप ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है, आप फिर उसकी रिफ्लेक्सिविटी भी चेक करेंगे, हाँ ये रिफ्लेक्सिव भी है। अगर आपसे ये कहा जाए कि वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्री चेक करोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो उसके लिए तीनों ही चेक करना है। इसका मतलब आपको तीनों ही करके दिखाने पड़ेंगे। चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी पहला स्टेप, चेक फॉर सिमेट्री दूसरा स्टेप, चेक फॉर ट्रांजिटिविटी तीसरा स्टेप, एंड हेंस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर बाइजेक्शन पूछेंगे तो बताना है कि हाँ वन वन भी है और ऑन टू भी है, दैट्स व्हाई बाइजेक्शन। नहीं पूछते हैं, सिर्फ ऑन टू पूछते हैं तो ऑन टू बोलकर छोड़ दो, सिर्फ वन वन बोलते हैं तो वन वन बोलकर छोड़ दो। ठीक है। ठीक। चलिए जी, इसके बाद ऑन टू के बाद में अगला इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जो है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, a function f(x) to y a function f(x) to y is said to be an into function if there exists, is said to be an into function if there exists at least one element in y which do not have any pre-image in x. If there exists at least one element in y which do not have
any pre-image in X do not have any pre-image in X. तो इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो आप समझ लीजिए कि वो आपका इनटू फंक्शन है। फिर ना इस सब के बाद में मैं एक चीज और बता देता हूँ, कई बार क्या है कि वो फंक्शन ही नहीं होता और हम लोग वन 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 टू इनटू ये सब ढूंढने में लगे रहते हैं। तो कई बार हमें यही नहीं समझ में आता कि फंक्शन है या नहीं है। तो पहले ये देख लो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। रिलेशन फ्रॉम x to y is said to be a function if every element of x has a unique image in y. Every element of x has a unique image in y. थोड़ा सा मतलब इसका गहरा है वो समझना। मैं आपको अभी एक चीज समझाता हूँ। A, B, C, D, E, F, G, H. I एक एलिमेंट और है इसमें I A E से रिलेटेड है, B F से रिलेटेड है, C G से रिलेटेड है और D H से। ठीक है, इधर का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से तो रिलेटेड है ना। ये छूट गया एक तो इसका मतलब ये इनटू है, ये फंक्शन इनटू है। मैं बात नहीं कर रहा अभी फंक्शन की, मैं रिलेशन पर हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इधर के एक्स के, उन सबकी एक एक यूनिक इमेज हो। यूनिक इमेज का मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा ना हो इमेज। एक ही इमेज हो, एक से ज्यादा ना हो। यूनिक का मतलब ये है कि एक, जैसे होता है ना कि यूनिक सॉल्यूशन आता है किसी का भी, जैसे एक्स और वाई का यूनिक सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो एक्स की अगर वैल्यू 2 आ रही है तो 2 ही आएगी, एक्स की वैल्यू -2 नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-2। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं तो वो दो वैल्यूज यूनिक वैल्यू नहीं हुई। यूनिक मतलब एक ही वैल्यू। तो ये फंक्शन होगा। अब हम ये कहते हैं अब ये क्या है, अगर मैं 1 मिनट के लिए डी को भूल जाऊं, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको भूल जाऊं और फंक्शन की बात करूं तो आप ये कहेंगे अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूं तो फिर कोई बात नहीं, दो छूट रहे हैं लेकिन बाकी ये तीनों तो किसी ना किसी से कनेक्टेड है ही। तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। लेकिन तभी मैंने क्या करा, मैंने ये देख लिया। ठीक है, मतलब क्या है कि वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे और ऐसा क्वेश्चन देकर वो ये देखेंगे, वो पूछ लेंगे आपसे बताइए ये ऑन टू है या इनटू है ना। आपने क्या करा ऑन टू इनटू, अच्छा अच्छा ठीक है इनटू में तो इधर वाला देखते हैं, वो दो रह रहे हैं ठीक है, ये तो अंधा भी बता देगा कि ये तो इनटू है, लिख दिया इनटू। अब क्या है कि आपने ये नहीं देखा कि इधर का भी एक एलिमेंट छूट रहा है। अगर इधर का एक भी एलिमेंट छूटा तो समझ लो ये फंक्शन ही नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है यही अबसर्ड है, हमको इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना है बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें घुमाते हैं टीचर ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन।
फिर एक और देखते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, जी एच आई, ए जी से रिलेटेड है, बी जी से रिलेटेड है, सी एच से रिलेटेड है, डी आई से रिलेटेड है। ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताओ। हाँ सर होगा। होगा, कैसे होगा ये बताओ। सर ए और डी की तो दोनों की सेम इमेज आ रही है जी, यूनिक इमेज कहाँ से हो गई। नहीं सर होगा। मैन्युअल फंक्शन होगा। अरे फिर वही बात है, मैन्युअल फंक्शन तो है, पर ए और बी की दोनों की तो सेम इमेज आ रही है। सर वो तो यूनिक इमेज होनी चाहिए ना। हाँ बताओ अदिति। सर वो तो हो सकती है, लेकिन ए की अकेले की दो इमेजेस नहीं हो सकती, मतलब ए अगर जी और एच को से रिलेट कर। हाँ सर। है ना। अगर एक ही अब मैं बताऊंगा आपको, 100 में से 99 बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, ठीक है। 100 में से 99 बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझ लीजिए, आप भी अब समझना, भूलना मत कोई भी बच्चा। देखिए ए जी से रिलेटेड है, तो ए का तो एक ही इमेज है ना, एक ही तो जी ही है, एक ही दो इमेजेस तो नहीं आ रही, है ना। बी देखो, बी का भी जी है, तो कोई बात नहीं, बी की तो एक ही इमेज है, जी ही तो है, ठीक है। हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि किसी दो की एक इमेज हो, एक की एक ही इमेज हो, है ना। तो ये मैन्युअल फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। मतलब आप इसको बोलेंगे कि एक एलिमेंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, सुनो भाई, इसमें क्या है कि इसमें एक ही चीज से सब चीजों का तोड़ हो जाएगा। एक एलिमेंट अकेला भी ना छूटे, अकेला छूट गया यहाँ पर ये, ठीक है। एक एलिमेंट अकेला भी ना छूटे, और एक एलिमेंट ऐसा भी ना हो कि दो से तीन से सबसे रिलेटेड हो, मतलब एक का एक के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, बस ये याद रखना है, ठीक है। ए है तो ए का जी के साथ है, तो जी के साथ ही तो है, बी का जी के साथ है तो एक के साथ ही तो है ना, दो के साथ तो नहीं। मतलब ये है कि भाई वन वन चलेगा, मैनी वन चलेगा, वन मैनी नहीं चलेगा, वन मैनी नहीं चलेगा, ये फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। अब ये बता देता हूँ फंक्शन कौन सा नहीं है। तो मतलब प्री इमेज सेम नहीं होनी चाहिए किसी की। प्री इमेज से ना हो, बस वो आप जिस भाषा में समझते हो समझ लो, कि मतलब ऐसा भी ना हो कि बेचारा अकेला ही बैठा हुआ है, और ऐसा भी ना हो कि ज्यादा से कम। ज्यादा से रिलेटेड है, एक से रिलेशन है बस, तो वो हमारा फंक्शन होगा। और एफ जी एच, ए का ई के साथ भी रिलेशन है, ए का एफ के साथ भी रिलेशन है, बी का एफ के साथ भी रिलेशन है, सी का जी के साथ भी रिलेशन है, डी का एच के साथ। चलो ठीक है, हम ये कहें कि यहाँ पर सारी चीजें ठीक है, ए का एफ के साथ रिलेशन, बी का भी एफ के साथ रिलेशन चलेगा, लेकिन ये गड़बड़ हो गई, ये जो उल्टी कहानी हो गई ना, कि एक ही दो इमेज आ गई, समझ लो, एक ही दो इमेज आ गई, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये नेचर के अगेंस्ट हो गया, वन मैनी नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिएगा कि एक एलिमेंट अकेला भी ना छूटे, अकेला भी ना छूटे, अगर कोई खाली छूट गया, मतलब उसकी कोई इमेज ही नहीं है तो भी गलत है, और उसकी इमेज एक से ज्यादा है तो भी गलत है, मतलब यूनिक इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब केवल और केवल एक इमेज, समझ गए, ठीक है। वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, ये सब क्लियर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्लियर, ठीक है। चलिए जी, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज में याद रखना कि इधर के जितने एलिमेंट्स भी आगे कनेक्टेड हैं, किसी से रिलेटेड है, वो सारे एलिमेंट्स डोमेन, उधर के जितने एलिमेंट्स भी इधर कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज, रेंज, और ये जो दूसरा वाला सेट है, ये पूरा का पूरा आम बंद करके कोडोमेन, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं, सीधा इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए अभी इसमें ना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी है, इन्वर्टिबल फंक्शंस भी है, ठीक। वो ना करते हुए मैं पहले सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। पेज नंबर 3 है, इसका पेज नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है,
तो पिछले 10 सालों में 15 क्वेश्चन ही आए हैं जो एक एक नंबर के आए हैं, एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 15 ही आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। चैप्टर का यार वो मार्क्स ना थोड़े उथल पुथल हुए हैं तो मुझे याद नहीं है, इस बार देख कर ही बताऊंगा। इस बार वो सिलेबस चेंज हुआ है ना तो मार्क्स में भी फर्क आया है काफी। 8 नंबर के रिलेशन और फंक्शन दोनों मिलाकर 8 नंबर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है इफ r इज इक्वल टू a कॉमा a क्यूब। बेटा ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1। इफ r इज इक्वल टू a कॉमा a क्यूब, if r is equal to a comma a cube such that a is a prime number less than 5, such that small a is a prime number less than 5, bracket close, be a relation full stop, find the range of r. Find the range of r। तो देखिएगा सबसे पहले तो रिलेशन ही बताना है। तो बोल रहे हैं a is a prime number less than 5, तो 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 और 2 3 और 3। r is equal to 2 और कॉमा अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 8 2 का क्यूब यानी कि 8, फिर अगला 3 और 3 का क्यूब यानी कि 27। और लेस देन 5 बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं है, मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करना उसको। तो रेंज क्या हो जाएगी? 8 और 27। एक चीज और याद रखेंगे सारे बच्चे, 8,27 जब आप लिखोगे तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना। मतलब रेंज क्या है? रेंज 8 और 27 है सिर्फ। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया तो क्या होगा? वो सेट बन जाएगा सर, उसमें वो भी Odd और pair बन जाएगा। ओपन ब्रैकेट है ना, वो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, 8 से लेकर 27 तक के सारे नंबर आ जाएंगे उसमें, समझ गए? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो क्या होगा? 8 भी शामिल, 27 भी शामिल और बीच के सारे एलिमेंट्स भी शामिल, समझ गए? तो इंपॉर्टेंट समझना, कई बार ऐसा होता है कि वो कर्ली ब्रैकेट लगाया नहीं, स्मॉल लगा रखा, नंबर काट दिए, फिर आप इवैल्यूएशन को फिर वो समझ रहे हो। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है देखो जी, इतना ही कर लो, फिर अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के। इसमें जो पहला वाला जो चैप्टर दे रखा है रिलेशन फंक्शन, इसमें टोटल 48 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये कर दिए आपने, ये चैप्टर खत्म, कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए जी फिर क्वेश्चंस करते हैं। डेफिनेशंस इतनी ही थी, इसमें इनवर्टिबल फंक्शन और कंपोजिशन और बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक प्लीज बुक अरेंज कर दीजिए सभी बच्चे। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. चलिए जी, ओके।